Assalamu alaikum, everyone. I'm your host Mahanur Fatma. We all are here to celebrate third anniversary of Al Haq Education System, a system who is helping and reshaping the lives of countless individuals from last 3 years. With the efforts of our respected faculty, different test preparation sessions are being offered, conducting unique activities from time to time, which do the character building, increase the knowledge, and boost the confidence of students. Alhaq Education System, our online platform, is also providing career counseling sessions, offering the CSS, PMS, and government jobs preparation test sessions, helping the students choosing the right directions so they can do best in their lives. अगर हम सक्सेस स्टोरी की बात करें अलहक एजुकेशन सिस्टम की तो हमें पता चलता है कि रिसेंटली 7 students have passed the sub-inspector test and Ministry of Defense test. And else, there are also a number of students who have passed lecturership test, FIA, and other tests and working in their fields. Today, we are having a guest speaker, Sir Muhammad Anas Khan Bhatti, who is PMS 2020 qualified and allocated, CSS 2021 qualified and allocated in IRS, served as Assistant Commissioner at Sargodha, currently serving as Section Officer PND Government of the Punjab, who will give us briefing about our roadmap for competitive test preparation sessions. And you all are requested to mute your mics और अगर किसी के पास कोई सवालात हैं तो वो सेशन के एंड पे अपने सवालात कर सकता है सर से. Sir, are you active? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम जी जी. Sir, over to you. थैंक यू. अच्छा, ये वीडियो के बगैर भी सेशन ओके है या वीडियो ऑन करना जरूरी है? Sir, as you like, as your thing, you can do. जैसे आपको नापसंद लगे. ठीक है, मैं थोड़ी देर में वीडियो ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं कंफर्टेबल नहीं होता वीडियो से तो फिर मैं बंद कर दूंगा. ठीक है, तो दोनों काम कर लेंगे. Sure, sir. सर जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा इंट्रोडक्शन इन्होंने ब्रीफ सा करवा दिया. आई एम मोहम्मद अनस भट्टी. आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम यूनिटी लाहौर. और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि करंटली सर्विंग एज सेक्शन ऑफिसर इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट पंजाब. इससे पहले मैं सरगोदा में एज असिस्टेंट कमिश्नर अपनी खिदमत अंजाम दे चुका हूँ. और CSS में आई वाज एलोकेटेड इन FBR IRS, अगर आपको पता हो, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस. लेकिन वो छोड़ के मैं अभी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में सर्व कर रहा हूँ. तो अभी जो ये सेशन का मुझे बताया गया, इट इज अबाउट द रोड मैप टू CSS और PMS कम्पिटिटिव एग्जाम्स बेसिकली. तो हमने उसमें करना क्या है, वो चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा आप लोगों के नज़दीक रहूँ. आप लोगों की जो एक क्यूरीज होती हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से जो ज़्यादा लोग हैं वो क्या एम आई नॉट ऑडिबल? आवाज़ का इशू है? नहीं सर, you are audible. उनका शायद इंटरनेट का मसला. ओके, थैंक यू. ठीक है. अच्छा जी, तो इस सेशन के अंदर जो हमारा बेसिक पर्पस होगा वो यही होगा कि CSS और PMS को किस तरह से लेके चलना है. और अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग अब अपनी तैयारी की इब्तिदा करने लगे हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जो एक टूल किट होता है तो आपको वो आपके पास होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू एग्जाम और हमारे पास एक पेंसिल केस होता है जिसमें हम देखते हैं, अच्छा यार बच्चे के पास इरेजर है, शार्पनर है, उसके पास लेड पेंसिल मौजूद है, स्केल मौजूद है. तो वो जो आपके कुछ टेक्निकलिटीज हैं वो एड्रेस करने की मेरी कोशिश होगी कि मैं एड्रेस करूं. और CSS और PMS में आपको डिफरेंस बताऊं कि क्या फ़र्क होता है दोनों में. और उस हिसाब से फिर आपने जो भी अपनी तैयारी करनी है वो आप करनी स्टार्ट करें. अगर कर रहे हैं तो अगर मैं कोई हेल्प कर सकूं स्ट्रीमलाइन करने में तो इट वुड बी एन ऑनरफुल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जी. अपनी गुफ्तगू का आगाज हम CSS से ही करते हैं. CSS is basically your
कंपेटिटिव एग्जाम, अगर आप इसका एड भी देखेंगे तो आपको यही लिखा नजर आएगा, CE 2021 CE 2022। तो दिस इज कंपेटिटिव एग्जाम। इस मुकाबले के इम्तहान को कंडक्ट करती है आपकी FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा है वफाक का जिसका मैंडेट है कि वो डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करती है, जैसे आपका FIA, NAP। फेडरल गवर्नमेंट के एम्बिट में आने वाले तमाम इम्तहानात CSS वो FPSC कंडक्ट करती है। और उसमें से एक इनका सबसे बड़ा इम्तहान आप कह सकते हैं वो होता है वो CSS के नाम पे होता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। CSS बेसिकली स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो FPSC कंडक्ट करती है और इसको पास करने वाले लोग 12 ग्रुप्स में जो है 12 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप में वो अपनी सर्विस देते हैं, जिसमें से आपके जो 12 ग्रुप हैं वो होते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, ये मेरा ग्रुप था जो मैंने छोड़ के सूबे में आया, पाकिस्तान कस्टम्स सर्विस, ठीक है। इसी तरह से मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है। उसके बाद आपका रेलवेज का ग्रुप है, इसका भी एक नाम है मेरे ज़हन में नहीं है। इसी तरह से कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, वी हैव ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, और कौन से रह गए, 2 रह गए हैं अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, ठीक है। वो लोअर रैंक्ड ग्रुप्स होते हैं, अभी आज में थोड़ी देर में मेरे ज़हन में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये 12 ग्रुप्स के अगेंस्ट आपके CSS के इम्तहानात के एग्जाम लिए जाते हैं। और इस इम्तहान में 12 मजमून होते हैं, 12 सब्जेक्ट, जिसमें हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि चाहे कोई तैयारी कर रहा है या तैयारी के दरमियान में है, दिस इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, ठीक है। तो वो 12 मज़ामीन के ऊपर भी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो BS17 की नौकरी होती है, और BS17 में डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप्स। If you land in Pakistan Administrative Service, you are serving as Assistant Commissioner. If you are in PSP, you are serving as ASP, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी जो है वो तैयारी को गेज करते हैं, ठीक है। ये आपके आ गया CSS का थोड़ा सा ब्रीफ कि CSS होता क्या है, CSS किस बला का नाम है, और CSS जो करते हैं वो क्यों करते हैं, और क्या आगे से करियर प्रोस्पेक्ट्स। दूसरी चीज आ जाती है जी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, PMS जिसको बोलते हैं, जिसका करंटली मैं एम्प्लॉय भी हूँ। PMS 11 से मैं हूँ, 11th बैच ऑफ PMS। इट इज अगेन अ कंपेटिटिव एग्जाम, इसको कंबाइंड कंपेटिटिव एग्जाम भी बोलते हैं। इट इज बेसिकली कंडक्टेड बाय PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इफ यू आर इन पंजाब। If you are in Sindh, it will be conducted by SPSC, KPSC अगर आप KP में हैं, and BPSC if you are in Balochistan। BPSC में इसका नाम प्रोविंशियल सिविल सर्विस है, PCS बोलते हैं इसको। मैं PMS पंजाब के बारे में आपको बताऊंगा जी, जो PPSC कंडक्ट करती है। इट इज अगेन, इसमें से आप सिर्फ एक ग्रुप में जाते हैं जो कि आपका PMS itself is one group। जैसे यहाँ पे तो 12 ग्रुप थे ना, तो PMS itself is one group, तो उससे आप एक ग्रुप में आते हैं, और अगेन यू सर्व एज सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है, इधर आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और यहाँ पे आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। तो जब आप फेडरल गवर्नमेंट के हैं तो दैट मीन यू कैन गेट पोस्टिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, और यहाँ पे आप अपने सूबे में रहते हैं। तो इसी हिसाब से फिर आगे टेक्निकलिटीज हैं। अगर एग्जाम की नौयत की बात करें तो यहाँ पे भी 12 सब्जेक्ट्स, आपके 1200 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, और 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल 1400 मार्क्स आपके PMS में होते हैं। और CSS की जहाँ तक बात है, 1200 का आपका रिटन और 300 का आपका इंटरव्यू, तो 1500 मार्क्स का आपका
CSS का इम्तिहान होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको गाइड कर दिया कि जो हमारा CSS और PMS होता है वो होता क्या है। थोड़ी सी आपकी कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो आपके ज़हन में आई होगी। तो अगर आपका कोई सवाल हो यहाँ तक तो आप काइंडली मुझे बता सकते हैं। नो क्वेश्चन, यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, गुड कैंडिडेट्स, जिनका कोई सवाल नहीं है। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं जी। CSS में और PMS को मैं साथ साथ ही आपको बताता जाऊंगा कि अब आपका जो CSS का इम्तहान है वो हमने एग्री कर लिया, हमने समझ लिया कि फेडरल गवर्नमेंट में जाना है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आमतौर पे दोनों तैयारियां साथ साथ चलती है। जो प्रैक्टिस पाई गई, जैसे मैं हूँ तो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, लाइक आई विल शेयर माय जर्नी, बल्कि अभी कर लेते हैं ना, बाद में अभी मैं बताता हूँ आपको। 2019 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी। आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम UIT लाहौर। उसके बाद मैंने 2020 के अप्रैल में तैयारी स्टार्ट की, ठीक है। 2020 अप्रैल में कोविड कोविड के दिन थे, COVID-19 चल रहा था और लॉकडाउन लगे हुए थे बहुत ज्यादा। तो 2020 अप्रैल में मैंने अपनी तैयारी शुरू की। 2020 अप्रैल में ही ऐड आ गया था PMS का, मैंने अप्लाई किया और 2020 अगस्त में मेरे PMS के एग्जाम हुए थे। PMS 2020 अगस्त में एग्जाम थे। मैंने एग्जाम दिया। उसके बाद 30 दिसंबर 2020 को मेरा रिटर्न का रिजल्ट आया, जिसमें मेरा रिटर्न पार्ट PMS का क्लियर हो गया। बट फरवरी 2021 में CSS के एग्जाम थे, तो मैंने रिटर्न का रिजल्ट आने के बावजूद, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपने क्वालिफाई करना है कि नहीं, क्योंकि दो पार्ट्स है ना, आप देखें, अगर मैंने आपको बताया 1200 रिटर्न 300 इंटरव्यू, तो इंटरव्यू अभी मेरा बाकी था। तो फिर मैंने फरवरी 22 में मैंने CSS का एग्जाम दिया, ठीक है। और फिर 30 सितंबर को 2021 को मेरा CSS का रिटर्न क्वालिफाई हो गया और इसी के 8 दिन बाद 8 अक्टूबर 2021 को मेरा PMS में फाइनली एलोकेशन आ गई, ठीक है। एलोकेशन मीन मुझे सीट मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, सादल पास में कहूँ तो, ठीक है। तो दिस इज 8 अक्टूबर 2021। और फिर मेरे तकरीबन 20 फरवरी 2000, ये वाली डेट शायद मैं गलत बता रहा हूँ लेकिन यही थे, 18-20 फरवरी 2022 में मुझे CSS में भी एलोकेशन मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे PMS मिल गया, यहाँ पे मुझे IRS मिल गया। और फिर 11 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग हो गई PMS में, मैं PMS सर्विस में आ गया। 15 नवंबर को मैंने CSS ज्वाइन 15 नवंबर को करना था 2022 में, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे स्टे करूंगा, ठीक है। वो कुछ वजूहत की बुनियाद पे मैंने यहीं पे स्टे करने का फैसला किया, ठीक है। तो दिस इज माई थोड़ी सी जर्नी कि किस तरह से मैंने, उसके बाद मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दी अभी तक। तो ये सारा प्रोसेस है। और इसमें अब अगर इसमें आपके बहुत सारे सवाल आपके जवाब आ जाएंगे कि हमने PMS और CSS पैरेलल चलाना है। अगर आपने इसमें से जो की टेक अवेज हैं वो ये हैं कि PMS और CSS हमने साथ चलाना है। दूसरी चीज ये कि 2020 अप्रैल इज द 4th मंथ एंड इट इज अगस्त एंड इट इज 8th मंथ। तो अगर आप PMS में देखें तो मैंने 4 महीने तैयारी करके दिए, ठीक है। 4 months प्रॉपर प्रेपरेशन। बिल्कुल, आई न्यू सायरा इट दिस क्वेश्चन इज कमिंग। तो ये 4 महीने बेसिकली वो तैयारी थी जो मैंने PMS को सोच समझ के की थी, कि मैंने कोर्स देखा, मैंने अपने सब्जेक्ट चूज किए, मैंने उन पे काम किया। तो आई अग्री कि 4 months में तैयारी हो जाती है, मगर जो हाँ आपका
इसके अलावा पहले भी मैं पढ़ता रहा था, ये देखे ना 2019 में मेरी डिग्री जुलाई में कंप्लीट हो रही है और उसके बाद ये 7-8 महीने मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं पढ़ रहा था। तो कुछ किताबें अच्छी पढ़ी, ठीक है, कुछ जनरल नॉलेज 1 पेपर आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। इस दौरान ये जुलाई से यहाँ तक मैंने सब इंस्पेक्टर का टेस्ट पास किया, फिर ये का टेस्ट क्लियर किया, तो मैं जनरल नॉलेज पढ़ रहा था। तो मेरे से पूछो, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन अगर हम एक थोड़ा सा उसको अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें तो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी एवरेज बैकग्राउंड है, आपने पहले आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आपने अंग्रेजी ऐसे भी सीखना है, आपने ग्रामर सीखनी है, तो फिर आपको तकरीबन 7 से 9 माह लग सकते हैं। बल्कि अगर मैं बहुत आइडियल को 9 से 12 माह जेन में रखें कि इतने अच्छी तैयारी के लिए इतने दरकार होते हैं। जो लोग कहते हैं ना 3-4 महीने में कर लिया, वो ठीक है, आई एग्री, ये मैंने भी कर लिया, लेकिन उससे पहले भी तो पढ़ा हुआ है ना, वो किधर जाना है। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स आउट ऑफ विच प्रिपरेशन इज वन, ठीक है। यहाँ से अब मैंने आपको बता दिया CSS और PMS आपको तैयारी साथ लेकर चलनी चाहिए। अब मैं CSS के इम्तहान को डाइसेक्ट करता हूँ। जैसे हम, अगर आप में से किसी ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है मैट्रिक में, तो हम लोग फ्रॉग को डाइसेक्ट करते थे, उधर एक प्रैक्टिकल होता था डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग वाला। तो उसी तरह हम CSS को डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगी है क्या, किस बला का नाम है CSS ना। तो CSS यू नो इसमें 1200 मार्क्स थे हमारे पास। 1200 में से 600 मार्क्स होते हैं कंपल्सरीज के। मैं CSS आज आपके लिए बड़ा आसान करती रहूंगा, ठीक है। 600 कंपल्सरीज और 600 ऑप्शनल्स, ठीक है। अब ना हम 2 केस स्टडीज लेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा और मैं बातें बुतें करके निकल जाऊंगा। हम लोग लाइव एग्जांपल लेंगे, मैं आप ही में से एक बंदा लूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके मैं लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एनी वन ऑफ यू हु वांट्स टू अपीयर इन CSS, जिसकी डिग्री कंप्लीट हो गई हो, कोई ऐसा बंदा जो CSS करना चाहता हो, कोई कोई एक आधा जो भी मेरे सामने आया, मैं फिर जो है ना वो जैनुल आबिदीन ने हैंड रेस किया है। जैनुल आबिदीन, आप मुझे बताएंगे कि आपकी जो है, या माहपारा आप बता दें कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। एनी वन ऑफ यू, कोई मुझे अपनी बैकग्राउंड बताए। MPA, MPhil फिजिक्स, ठीक है। जैनुल आबिदीन ने कहा जी MPhil फिजिक्स, ओके ओके, बस 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 बस, इतने ज्यादा मैसेज नहीं, इतने ज्यादा नहीं, बस बस मुझे मुझे मिलेगी एक चीज, ठीक है। आई गॉट केमिस्ट्री, एनीथिंग। आप में से एक बंदे ने, मैंने एक बंदे का सैंपल ले लिया, 2 सैंपल ले लेते हैं हम। एक बंदे ने कहा कि मैंने BS इंग्लिश वाला, BS इंग्लिश इज अ थोड़ी सी न्यूट्रल चॉइस। अच्छा जी, ये BS इंग्लिश वाला एक स्टूडेंट है, वो CSS या PMS में अपेयर होना चाहता है। कोई भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने चीजें जनरलाइज रिलेट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, ऑप्शनल्स में आपने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने, 600 मार्क्स, ठीक है। आपकी तकरीबन, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये डिस्कशन जो अगली 10-15 मिनट में होगी, इसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। बस आपने काइंडली सुनना है, मैसेज नहीं बार बार करना, ठीक है। कोई नॉलेज नहीं है, किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं आता जाता, सब ओके है, ठीक है। अब बात आपने गौर से सुननी है। BS इंग्लिश वाला कैंडिडेट है, ये CSS की तैयारी करना चाहता है, इसको कुछ नहीं पता पाकिस्तान अफेयर्स का, इसको कुछ नहीं पता करंट अफेयर्स का, इसको कुछ नहीं पता जनरल साइंस एबिलिटी का, इसकी ग्रामर वीक है, इंग्लिश का है फिर भी ग्रामर वीक है। मैं कह रहा हूँ नल स्टूडेंट है, लेट्स से दिस इज स्टूडेंट एक्स। अब ये मेरे पास आया कि मैंने तैयारी करनी है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जी ऑप्शनल्स कौन से रखने हैं। ये बहुत ज्यादा सब आता है आपके पास, 7-8 ग्रुप्स हैं, उसमें से आपने डिफरेंट रखने होते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले आपकी बात है कि ऑप्शनल्स में जो क्राइटेरिया है ना, वो है 33%। मतलब आपने 33% मार्क्स लेके पास होना है, ठीक है। अच्छा, 33% मार्क्स लेके आपने पास तो होना है। अब ये ऑप्शनल्स आपके पास हैं, तो आपने 600 मार्क्स के लेने हैं। तो आपके पास ऑप्शनल 100 मार्क्स के हैं, कुछ
और कुछ 200 मार्क्स के। 200 मार्क्स में दो मशहूर ज़माना सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल रिलेशंस और दूसरा होता है पॉलिटिकल साइंस। ये कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। अच्छा, मैं रेकमेंड करता हूं कि आपने इसमें से एक सब्जेक्ट लाजमी उठाना है। मेरा रीजन आपने समझना है, और अगर आपको समझ आ जाएगी बात की तो आपने मुझे एक्नॉलेज करना है कि मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं। आपने 100 में से लेने हैं 33% मार्क्स। IR1 IR2 दो पेपर हैं, पोल साइंस 1 पोल साइंस 2 दो पेपर हैं। आपने इसमें लेने हैं 200 में से 66 मार्क्स। अच्छा, मैं कहता हूँ आप 200 नंबर का सब्जेक्ट इस वजह से रखें कि इन केस आपका IR1 वीक जाता है, आपके कोई 25 नंबर आ जाते हैं, तो आपका IR2 अच्छा हुआ हो, उसमें 50 भी आ जाए तो आपके 75 हो गए। समझ आ रही है? दो सब्जेक्ट का एग्रीगेट 66 करना है, तो इवन इफ यू आर, इसमें आपका फेल होने का चांस बड़ा कम होता है। ठीक है, फेल होने का चांस इसमें बड़ा कम होता है, बहुत कम चांस होता है कि आप फेल हो। तो आपको ये सब्जेक्ट, मैं अब जाहिर है आपने 70-80 तो नहीं, आपने तो 150-150 टारगेट करना है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन सब्जेक्ट में आप फेल नहीं हो सकते। तो आपको एक सब्जेक्ट इन दोनों में से लाजमी उठाना चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, आपको ये सब्जेक्ट लाजमी उठाना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी इसी ग्रुप में लाया करते हो, तो उनको इकोनॉमिक्स रखनी चाहिए। सेकेंड चीज आपने जो देखनी है, एक सब्जेक्ट होता है आपका रीजनल लैंग्वेज का। काइंडली जो भी एडमिन है मुझे बताएं कि यहाँ पे हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं, ऑल ऑफ दोज आर फ्रॉम पंजाब, या हमारे पास KP बलूचिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान ऑडियंस मौजूद है अभी? सर सर मोस्टली जो परसेंटेज है वो पंजाब से है। पंजाब से है, ठीक है जी। तो रीजनल लैंग्वेज का आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास जो है आ जाता है, रीजनल लैंग्वेज से मुराद मेरी है और पंजाबी, या फिर अगर कोई सिंध से है तो सिंधी, पश्तो। ये सब्जेक्ट आसान होते हैं, यू कैन रिलेट टू दीज इन अ वेरी कंफर्टेबल वे। तो इसमें भी आपका फेल होने का आसान सब्जेक्ट्स हैं, तो ये 100 मार्क्स का आपको लाजमी ऑप करना चाहिए। ठीक है, तो 300 मार्क्स के तो ऑप्शन मैंने आपके सिलेक्ट करवा दिए। बाकी अब जो ग्रुप्स बचते हैं वो बचते हैं हिस्ट्री वाला ग्रुप, कोई एक आधा हिस्ट्री का सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं, कोई एक आधा लॉ का सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से उठा सकते हैं, लॉ से उठा सकते हैं, यू कैन टेक एनवायरमेंटल साइंस। इफ यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स यू कैन ऑप्ट फिजिक्स, जैसे मैं इंजीनियर था तो मैंने फिजिक्स रखी। ठीक है, इसी तरह एक पब्लिक एड वाले थे कोई, तो आप पब्लिक एड रख सकते हैं। अगर आपका बिजनेस का बैकग्राउंड है आप बिजनेस एड रख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्कोरिंग ट्रेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, एजुकेशन, अगर आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री भी रख सकते हैं इफ यू हैव योर बैकग्राउंड। तो ये आपके पास आ गया कि आपने सोशियोलॉजी रख सकते हैं, आपने अपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं 600 मार्क्स के। देन बात आती है आपके जो PMS के ऑप्शनल्स हैं, वो भी इसी तरह 600 मार्क्स के होते हैं, लेकिन उनकी ग्रुपिंग डिफरेंट है, और उसमें आपने 200-200 के 3 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। मैं क्वेश्चन एंड पे एड्रेस करूंगा, काइंडली अभी क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट ना करें। ठीक है, तो PMS में आपने 200 मार्क्स के 3 सब्जेक्ट्स रखने होते हैं। ठीक है, उन 3 सब्जेक्ट्स में कोशिश ये करनी चाहिए आप वो सब्जेक्ट रखिए जो आपके PMS में भी हो। ठीक है, जैसे आप पोल साइंस रख सकते हैं, IR उधर नहीं है आप ना रखें, अगर आप PMS की भी तैयारी करें पोल साइंस रख लें, पंजाबी रख लें वो उधर भी है, इसी तरह सोशियोलॉजी रख लें, वो आप PMS में भी 200-200 की पढ़े, यहाँ पे 100 की है। तो कुछ ओवरलैपिंग देख के वो विद 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 सम किसी मेंटोर से बात करके, किसी किसी से भी बात करके आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो PMS में आपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास करने हैं, जैसे पोल साइंस 1 है इसमें 40 नंबर लेने हैं, पोल साइंस 2 है
तो उसमें भी 40 इंडिविजुअल लेने हैं, अलग अलग 40। ये नहीं कि 40% है तो आप 200 में से 80 ले लें, ये चीज यहाँ पे नहीं चलती। तो अब आप मुझे बताएं कि पीएमएस के ऑप्शनल पास करना मुश्किल है कि सीएसएस के ऑप्शनल पास करना मुश्किल है? जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसके मुताबिक पीएमएस के, क्योंकि पीएमएस के इस वजह से कि आपने इंडिविजुअली 40% मार्क्स लेते हैं, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू प्रूव कि पीएमएस ज्यादा औखा होता है, ठीक है, मैं सिर्फ कोई चीजें क्लैरिटी। लेकिन मैं कहूंगा कि सीएसएस के ऑप्शन ज्यादा मुश्किल होते हैं। क्यों? क्योंकि सीएसएस में समटाइम्स ये होता है कि एक सब्जेक्ट आपका बुरी तरह से टारगेट हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने रखा हुआ है आई लॉ, तो आई लॉ समटाइम्स 33 मार्क्स भी नहीं दे सका, लोग 32 पे फेल हो गए। तो सीएसएस में तैयारी आपको, तैयारी दोनों जगह पे अच्छी करनी चाहिए, लेकिन समटाइम्स सीएसएस में टारगेटिंग हो जाती है। तो इस वजह से हाँ ये कह सकते हैं कि जिस तरह आप पोल साइंस 1 की अगर आपकी तैयारी अच्छी है और 2 की नहीं है तो आप सीएसएस तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन पोल साइंस 2 अगर आपका नहीं ठीक है तो आप इधर फेल कर जाएंगे, ऐसा होता है। तो इस हिसाब से तो दोनों की, ये नहीं आपने कहना कि ये मुश्किल है ये ज्यादा है। जब आपने सीएसएस या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एग्जाम की नौयत को समझना है पहले कि यार मैं पीएमएस की तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे गिर सकता हूँ, ठीक है। आप बताएं कि वो कहते नहीं है कि अगर जंग की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तैयारी वो होती है जिसमें आपको अपनी काबिलियत का ना पता हो, आपको दुश्मन की कमजोरी का पता हो। तो आपने देख लेना कि भाई दुश्मन कहाँ पे अपनी ताकत से ज्यादा दुश्मन की ताकत का अंदाजा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन कहाँ पे स्ट्रोंग है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शनल से रिलेटेड डिस्कशन थी। अब दो बातें हमने सेशन में, दो चीजें डिस्कस कर ली। पहली तो सीएसएस पीएमएस होता क्या है, किस बला का नाम है। दूसरा सीएसएस और पीएमएस के ऑप्शनल्स की क्या टेक्निकलिटी है, उसमें जब हमने अप्रोच करना है तो किस तरह से करना है। तो यहाँ तक अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम कंपल्सरीज को देखेंगे कि वो किस तरह से करने हैं आपने, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? पहले अभी तो यार हमने ऑप्शनल्स तैयार किए ना, अभी तो ऑप्शनल्स करेंगे, कंपल्सरीज करेंगे, फिर पास करेंगे, फिर इंटरव्यू आएगा, वो बहुत लेट है। अभी हम इस पे ही रहते हैं। ओके जी, ऑप्शंस की आपकी क्लैरिटी हो गई। नाउ जी वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज ऑब्वियसली हमारे सीएसएस के कंपल्सरीज। कितने मार्क्स की कंपल्सरी है सीएसएस के? 600 की। अच्छा जी, हमारे सीएसएस में जो कंपल्सरीज होते हैं वो होते हैं इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, ठीक है। उसके बाद आपका होता है पाकिस्तान अफेयर्स। उसके अलावा आपका होता है इस्लामिक स्टडीज, बल्कि एक सेकेंड, आई हैव पुट इट इन अ रॉन्ग ऑर्डर। इस्लामिक स्टडीज, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अच्छा, ये जो आपके 300 मार्क्स हैं ये वाले, इसमें पासिंग क्राइटेरिया 40% है सीएसएस की कंपल्सरीज के लिए। इन 300 में से आपने मिला के 120 लेने होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है।
मैं आपको अपनी ही मिसाल दूंगा। आमतौर पे लोग अपनी कमजोरियां नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, कमजोरी कह लें जो भी कह लें, 300 में से आपने 120 लेने होते हैं, यानी कि टोटल आपने 40% क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान अफेयर्स में आई गोट 72 मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा है। आई वाज सब्जेक्ट टॉपर, परहैप्स अमंग्स टॉपर्स मार्क्स से 72 थे। करंट अफेयर्स में आई हैड 36 मार्क्स, ठीक है, लेस देन 40। और जनरल साइंस में आई हैड 47 या 48, सही तरह से याद नहीं है, ठीक है, 47 या 48। अब अगर मैं इनको टोटल करता हूं तो ये तकरीबन 155 के करीब नंबर बनते हैं। तो मेरा इन तीनों का टोटल मैटर करता है। इंडिविजुअली बेशक किसी एक में या दो में भी 40 से कम हो जाए तो कोई इशू नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ जनरल साइंस में आप 80 ले लो, इधर 20 ले लो, इधर 20 ले लो, तो 120 नंबर आपके हैं तो क्लियर है। तो इसमें भी आपका फेलियर का चांस बड़ा कम होता है इनमें, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं ये तीन। यार ये तीन जो है ना आपके किलर सब्जेक्ट में, ये तीन आपके किलर सब्जेक्ट। किलर सब्जेक्ट से क्या मुराद है? सीएसएस के ऐसे की कभी हाइप सुनी है आपने? सीएसएस के ऐसे के बारे में सुना आपने? 2500 वर्ड्स, 3 आवर्स, हाँ? कितने परसेंट पास करते हैं? 97 98% लोग फेल कर जाते हैं, 2% पास करते हैं। दिस इज व्हाट, जो सीएसएस की पूरी हाइप है वो इससे एक पेपर की वजह से है। तो दिस इज अगेन अ वेरी किलर सब्जेक्ट आपका। फिर प्रेसिंग कंपोजिशन, जिसमें आपकी प्रेसी टेक्निक, कंपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर की बात है। इस्लामियात का पेपर बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो चीजें समझनी पड़ती है। जैसे हमें कहा जाता है कि आप इस्लाम के मुआशी निज़ाम पर रोशनी डालें, ठीक है, या हमें कहा जाता है कि इस्लाम के आप जमहूरी निज़ाम की बात करें तो हम कहेंगे हाँ जी जी, इस्लाम का जमहूरी निज़ाम कहता है जी आपकी शूरा होनी चाहिए, कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे खिलाफत वाले दौर में बने थे उस तरह से होना चाहिए, ठीक है। उसमें खलीफा की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रूलर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये बुकिश बातें, जाहिर आप कुरान पाक के रेफरेंसेस देंगे, वो सारी चीजें। सीएसएस के सामने आपके पेपर में आपसे सीधा ये नहीं पूछेगा कि जमहूरी निज़ाम की खसूसियात बयान करें, वो कहेगा कि इस्लाम के जो जमहूरी निज़ाम की खसूसियात बयान करें और रोशनी डालें कि आप किस तरह पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को, या दुनिया के जमहूरी निज़ाम को, या पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को, या पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल इस्लामी मुआशी निज़ाम की रोशनी में बयान करें। तो स्टेट द economic, how can the economic problems of Pakistan can be addressed? How can the economic problems of Pakistan can be addressed through the economic system given by Islam? Okay. Or compare the Islamic concept of economy to the Western concept of economy, or compare the Islamic compare the rights given to women in light of Islam, or discuss current waves of feminism in light of Islamic teachings. So very pragmatic paper। 2-3 सवाल इस्लामोफोबिया पे, कंटेम्प्रेरी इस्लाम पे। ये सवालात बताने का इसलिए मकसद था क्योंकि ज़्यादातर हमारे में मुसलमान, मतलब हमारे मेजर मुस्लिम्स बैठे होंगे, यहाँ सम माइनॉरिटीज, उनके लिए एथिक्स का ऑप्शन होता है। तो जो भी इस्लामियात आउट कर रहा है डेफिनेटली वो कलमा गो है, और हम सारी जिंदगी इस्लामियात पढ़ते आए हैं, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि भाई हम तो पास कर जाएंगे। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि इन दो के बाद तीसरा सबसे ज्यादा फेलियर इस सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी जो है पेपर जो जितने भी हैं वो आपके 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहीं से मैं आपको पीएमएस के बता देता हूँ। पीएमएस के जो आपके ऑप्शनल्स होते हैं, पीएमएस में एक आपका आ जाता है यही
जिन पे स्टार लगा रहा हूँ ये पीएमएस में मौजूद है। इंग्लिश एसे, प्रेसी एंड कंपोजिशन मौजूद है, इस्लामिक स्टडीज मौजूद है, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे ये करंट अफेयर्स और जनरल, करंट अफेयर्स की जगह पे पीएमएस में सब्जेक्ट होता है उर्दू, ठीक है। और जनरल साइंस एंड एबिलिटीज की जगह पे यहाँ पे जो पेपर होता है वो होता है जीके, 100 एमसीक्यूज। और सबसे ज्यादा फेलियर अगेन इंग्लिश एसे में, पीएमएस में, सेकंड नंबर पे जीके में। तो जीके इज अ किलर सब्जेक्ट देयर, वहां पे ग्रामर में नहीं इतने फेल होते, जीके में ज्यादा होते हैं। तो अगेन you need to be very well aware, very well cognizant of which exam you are taking, कहाँ पे कितना जोर डालना है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में आप किस तरह से हैं, ठीक, किस एग्जाम में आप अपेयर होने जा रहे हैं। तो काइंडली आपने अब इन चीजों को ज़हन में रखना है। तो आई हैव गिवन यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू of what CSS and PMS is. So now I would like to have your questions. So फिर हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है। तो हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस नाउ। काइंडली जो भी एडमिन है वो, जो अगर कोई अनम्यूट करना चाहता है खुद को, तो वो अनम्यूट करके भी सवाल पूछ ले। अच्छा सर, जिन्होंने जोलॉजी या बॉटनी वगैरह की हुई है तो क्या वो ऑप्शन रख सकते हैं जोलॉजी बॉटनी वगैरह के सब्जेक्ट? जी, बेसिकली आप बिल्कुल जोलॉजी या बॉटनी या टेक्निकल केमिस्ट्री का किसी का है, या से भी पानी तो पिला दें, किसी का आपका जोलॉजी बॉटनी का बैकग्राउंड है तो आपने लाजमी वो जोलॉजी बॉटनी आपको रखनी चाहिए, गिवन यू आपकी किस तरह की बैकग्राउंड है ना। जैसे लिटरेचर के लोग कहते हैं हमने इंग्लिश लिटरेचर रखना है, लेकिन वो पेपर बड़ा मुश्किल होता है। तो अगेन इट डिपेंड्स आपने किस तरह का पढ़ा हुआ है, दूसरा वो सब्जेक्ट सीएसएस में किस तरह का बैठता है, दोनों चीजें देखना जरूरी है। लेकिन सर जिसमें आपने मास्टर्स किया होगा सर, आई थिंक वो इजी होगा आपके लिए उसको प्रिपेयर करना थोड़ा सा। हाँ तो ऑब्वियसली मैं तो इस हक में हूँ, मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी तो मैंने आई वेंट विद फिजिक्स, वाला लोग कहते हैं नहीं रखनी चाहिए, मैंने रखी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो जीके के लिए है, जनरल नॉलेज के लिए जी, इसके लिए आप कुछ बुक्स का रिकमेंड करेंगे जिससे हमारी जीके हो गई या इस्लामिक स्टडीज हैं ये हमारी स्ट्रॉन्ग हो सकें? चले मैं ना भी मैं क्वेश्चन ले लूँ, तो फिर मैं आपको जो है ना जीके की मैं एंड पे आखिर में जो है ना जीके के बारे में बता दूं कि जीके चूंकि जनरल नॉलेज आपकी सिर्फ सीएसएस पीएमएस नहीं बाकी चीजों में भी बहुत हेल्प कर रहा होता है, मतलब आप पीडीएफ आइए या सब इंस्पेक्टर, तो हम उन चीजों पे भी करेंगे, ठीक है। जी जी बोलें। वालेकुम अस्सलाम। सर आप सीएसएस और पीएमएस रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं सर? ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बताएगी, ठीक है, तो इस पर या सिर्फ सर आप वन पेपर की करवाते हैं, ये सर थोड़ा सा बता दें। जी करवाते हैं जी, वो कह रहे हैं जी करवाते हैं, आप उनके नंबर से राब्ता कर लें, जिस भी जहाँ से भी आपको लिंक मिले आप राब्ता कर लें, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आपने सर वो कहा अपना कि नंबर वो इधर स्क्रीन पे शो कर दें तो मेहरबानी होगी सर। जी काइंडली जी आप ये जो हैं मुझे बता दें आपका नंबर क्या है, मैं लिख देता हूँ ताकि लोग जो है ना सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसा कि आपने कहा कि मैंने क्लियर किया हुआ है सर, उस हवाले से जनरल क्वेश्चन है जी। सर। ये इसमें एक चीज जो है कि कहते हैं जी कि सिफारिश और ये वो चीज, या कि ये मैं जस्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि एक बंदा अगर अपने मेरिट पे पूरा जाता है और इंटरव्यू को भी वो क्लियर करता है, क्या मतलब बगैर किसी के इस चीज के वो इसको अचीव कर लेगा? बस मेरा ये क्वेश्चन है। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन, ये आई एडमायर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यार मैं आपको बता चुका हूँ कि सर मैं जो हूँ ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वाज एलोकेटेड एज सब इंस्पेक्टर पंजाब, ठीक है।
मैंने ज्वाइन नहीं किया, उसमें मेरी कोई सिफारिश नहीं थी। ठीक है, उसके बाद रिटन में आई क्वालिफाइड पीएमएस, मेरे 770 नंबर थे रिटन में, वो अपनी मेहनत की बलबूते पे थे। ठीक है, इसी तरह 675 नंबर थे मेरे सीएसएस में, वो अपनी बलबूते पे थे। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू में हालांकि मेरा कम स्कोर है, बट स्टिल आई स्ट्रांगली डिसअग्री। ये सारी की सारी बकवास बातें हैं कि कोई सिफारिश हो जाती है, क्योंकि अब इतनी फिल्टराइजेशन है। एमसीक्यूज वाले जितने भी वन पेपर होते हैं, आपको आपकी डीएमसी आ जाती है, मार्कशीट आ जाती है, आप उसमें अपने एमसीक्यूज जितने ठीक लगाए हैं आपको पता है, इंटरव्यू के मार्क्स आपके सामने होते हैं। ठीक है, और इतना क्वेश्चन नहीं होता। आप देखिए इंटरव्यू में अगर कोई, आप क्या भी देंगे जी 200 नंबर का इंटरव्यू है, अब 1200 नंबर आप रिटर्न में जो करके आए हैं उस पर कोई ऐसी ये जो है ना सारी रूल बात है। आई स्वेयर ऑन गॉड आई वाज एलोकेटेड। अब इसमें क्या होता हूँ, पुराने बाग में तो नहीं हाथ रख सकते। ठीक है, वो भी हो तो वो भी रख दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काबिल होते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये सारी फजूल चीज है। न्यूट्रिशन वाले जो है, एनवायरमेंटल साइंस, न्यूट्रिशन वालों का एज सच कोई है नहीं, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट होता है। तो न्यूट्रिशन वालों को जनरल साइंस एंड एबिलिटी इस सब्जेक्ट में बड़ी हेल्प मिलती है कि वो इस सब्जेक्ट को बड़ा अच्छा यूज करते हैं। ठीक, तो अगेन इट डिपेंड्स। एनी अदर क्वेश्चन? सर इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स 100 दोनों में। कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, तो ज़ैनब मैक्सिमम कैसे क्लियर कर लेते हैं? रिटर्न कौन क्लियर करता है? रिटर्न ही तो क्लियर नहीं होता। इंटरव्यू में तो कोई फेल नहीं होता, इंटरव्यू में ऑलमोस्ट सारे पास होते हैं। तो इंटरव्यू ऑब्वियसली मुश्किल तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रिटर्न आसानी है। रिटर्न जिसने की, जब आप रिटर्न करेंगे ना तो आप मुश्किल सवालों के जवाब दे देंगे। केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री रखें। रिटर्न एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होता, रिटर्न इज सब्जेक्टिव एक्सटेंसिव होता है। सर पूछते इंग्लिश हैं। सर इंग्लिश कितनी एडवांस होनी चाहिए? हाँ, इंग्लिश वाला आपने अच्छी अच्छी चीज आपने बताई कि इंग्लिश वाली जो चीज है वो डिस्कस करनी चाहिए। अच्छा जी, इंग्लिश में मैथमेटिक्स में मुदस्सिर, मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट से होता है, एक अप्लाइड मैथ और एक प्योर मैथ। अप्लाइड मैथ आमतौर पर लोग कर लेते हैं, प्योर मैथ नहीं होता उनसे। तो अगर आप प्योर मैथ कर सकते हैं तो आप रख लें, ठीक है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश पे आता हूँ जी। इंग्लिश का मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में जो है ना, जो चूंकि मैं खुद भी मैं मेंशन तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आई एम बीन मेंटोरिंग इंग्लिश ऐसे। तो उसमें जो है आपका जो इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा चीज ये है कि आपकी सबसे पहली बात ये, आपको अजीब लगेगी, मतलब आप लोग ना थोड़ा हैरत का इजहार करेंगे, चाहिए क्या फजूल बातें कर रहे हैं। सबसे पहली चीज आपको कि आपके टेंसेस ठीक होने चाहिए। ठीक है, आपके टेंसेस ठीक होने चाहिए, टेंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए, पहली चीज ये। रिटन ग्रामर से मुराद ये नहीं है मैं पूछूं नाउन क्या होता है तो आप कहें जी नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, फॉर एग्जांपल अली लाहौर बुक एटसेट्रा। ये वाली ग्रामर नहीं। ग्रामर मीन रिटन एक्सप्रेशन में आपकी जब आप लिखें इंग्लिश तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। पहली चीज ये है कि आपकी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग आपकी ग्रामर के बाद आती है जो चीज होती है वो होती है आपकी कंटेंट, कि क्या आपकी कंटेंट एंड रेलेवेंस, कि आपसे क्या जो बात पूछी जा रही है आप उसी का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि काइंडली किसी का माइक ऑन है वो बंद कर दें। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये एक ऐसे आया हुआ है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी नहीं, इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ और अ रियलिटी?
मैं अब जब अपना ऐसे लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी एंड इट्स एग्जाम्पल्स, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान, ठीक है, ये बातें लिख रहा हूं। मुझे बताएं क्या ये बातें ठीक है या गलत है? ऐसे में सर ये आई थिंक रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसने मेरे से जेंडर इक्वालिटी नहीं पूछा, उसने मेरे से पूछा है जेंडर इक्वालिटी मिथ है या रियलिटी है, ठीक है। आपसे उसने जेंडर इक्वालिटी पूछा कि हकीकत है या कोई ख्वाब है, ठीक है। तो आपने इसको बताना कि क्या जेंडर इक्वालिटी मिथ है, क्या रियलिटी है, जो भी है वो आपने एग्जाम्पल देंगे। तो ये चीज गलत है। तो यही होता है कि आप छोटी छोटी इररेलेवेंसीज में निकल जाते हैं, जो पूछा गया होता है वो आप इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। कंटेंट एंड रेलेवेंस इज द थिंग। देन आपकी आर्गुमेंटेशन उसमें ठीक होनी चाहिए, ठीक है, आर्गुमेंट्स ठीक होने चाहिए, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर ऐसे जो होता है वो ठीक फॉलो होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपकी होती हैं इसमें, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स यही होते हैं। बाकी जो ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी कोई बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप फ्लैम्बोयेंट किस्म की आपकी इंग्लिश हो। आपकी इंग्लिश शुड बी गुड, ठीक है, फ्लैम्बोयेंट नहीं, गुड, ठीक है। सिर्फ इतनी सी इंग्लिश आपको चाहिए। मुझे तो अच्छे कोई लफ्ज भी नहीं आते कि मेरा मुंह टेढ़ा हो जाए वो बोल के, लेकिन मैं CSS फेमस कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्रामेटिकली करेक्ट, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज कहता हूँ, हम बहुत जगहों पे लिखते हैं जरूरी, तो यू मस्ट नो के वाइटल, नेसेसिटी, ठीक है, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल, ठीक है, अटमोस्ट वैल्यू, ठीक है, पैरामाउंट स्टेटस, ठीक है। अब अगर आप ये सारे वर्ड्स देखें ना, तो ये एक ही मीनिंग दे रहे हैं। तो अब अगर आप इनमें कोई देखेंगे भी तो कोई आपको ऐसा वर्ड नहीं लग रहा जो बहुत आपने सुना ही ना हो, सारे आपने सुने हुए अल्फाज हैं। बस इतनी सी वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंग्लिश थिंग। इंग्लिश को आपने ऐसे को इस तरह से मैनेज करना, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन जी? नो सर, थैंक यू। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आया है कि मैं, आप बिल्कुल, जब फोर्थ सेमेस्टर में है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना चाहिए इंग्लिश पे फोकस, ठीक है। सो आई गेस if you have no any further question, so session is that is it for today, or I wish you all very best of luck for your future endeavors. आप लोग अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा ये जोलॉजी जिनका बैकग्राउंड है उनके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दे, कैसा सब्जेक्ट है, रखना ज़ूलॉजी चाहिए या? आपको पता होगा, ज़ूलॉजी जो है वो अच्छा सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, आपको रखना चाहिए अगर आपका बैकग्राउंड है तो। चलो शुक्रिया सर, थैंक्स। बिल्कुल ठीक है। जीके के लिए मैं आपको बता देता हूँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग जीके। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, तो अभी मैं BSIT में ना सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, हाँ अभी आप आराम तो करें, क्या मैं खेलें ये कूदें। CSS और PMS में खेलें अभी आप, आपके खेलने की उम्र है। हाँ इंजॉय करें थोड़ी इंग्लिश। अगर आपका आगे इरादा है 3 साल बाद, तो आप ना इंग्लिश अपनी ठीक करें, कोई नॉवल शोवल पढ़ने शुरू करें, हो जाएगी ठीक, ठीक है। ओके आपको सर, अभी ओके, थैंक यू। बाकायदा तैयारी नहीं, वो जब
टाइम आएगा आप तब कीजिएगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा खुद को इंग्लिश अखबार वगैरह पढ़ना शुरू कर दें, ठीक। अजय जनरल अस्सलाम नॉलेज वालेकुम सर। जी बताएं। सर थोड़ा सा ये लास्ट क्वेश्चन है, एज लिमिट के बारे में और चांसेस कितने होते हैं, थोड़ा सा बस गाइड कर दें इसके बारे में। चांसेस 3, एज 30, ठीक। सर पीएमएस की तो 35 नहीं होती सर? पीएमएस और भी ये 30 होती है, 35 फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनने 4 साल सर्व किया हो। सर जी ये सर जीके के लिए और क्लियर करंट सर। अफेयर्स के लिए बुक्स वगैरह रिकमेंड कर दें या कोई वेबसाइट्स हो? मैं बता रहा हूँ जनरल नॉलेज पे ही आ रहा हूँ मैं आपको, जनरल नॉलेज के बता रहा हूँ। जनरल नॉलेज के लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने लेने हैं पीपीएससी के पास पेपर्स, पीपीएससी या एफपीएससी के लिए लेने हैं पास पेपर्स, ठीक है। एक आप ले लेनी है कारवां की बुक जीके की, 2 किताबें हो गई, ठीक है। मैं आपको बता दूं तैयारी करनी कैसे है। आपको एक एमसीक्यू आया हुआ है, एमसीक्यू आया हुआ है आई से जे हेडक्वार्टर is located in A, B, C and D ऑप्शन, ठीक। मुझे पूछा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये पहला एमसीक्यू, आपने बुक खोली, पहला एमसीक्यू आपको ये टकरा। ये आप पास पेपर खोला आपने, सबसे पहले ये पास पेपर में सवाल देखा, पास पेपर में हमने सवाल दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अच्छा यार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सवाल है, मैं कारवां की जीके की किताब खोलूंगा, उसमें से मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखूंगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूरी यूनाइटेड नेशंस के छोटे छोटे अपने नोट्स बना लूंगा। अच्छा जी, यूएन 1945 में बनी, इसकी इतने ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, इसका करंट प्रेसिडेंट ये है, इसके प्रीवियस प्रेसिडेंट्स ये थे, इसके हर ऑर्गन को अलग से, कि सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर इधर है, इसके इतने मेंबर्स हैं, इसकी इतनी चीजें हैं। अब अगर आप देखें इसके 5 ऑर्गन्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा डेटा बन जाएगा। एक एमसीक्यू से आप कोई 5 से 6 पेजेस बढ़ेंगे आपके रजिस्टर पे, ठीक है। आप उस चीज को याद करने, एक दिन में एक एमसीक्यू करना है, एक दिन में एक एमसीक्यू करना है, लेकिन वो एमसीक्यू कैसे करना है, ऐसे करना है कि इसका पूरी डिटेल आपने यहां से निकाल लेनी है। वो इस जीके की बुक से, अगर आपको थोड़ा सा दिल करे आप विकिपीडिया देख लें, तो आपने वो पूरा का पूरा एक एमसीक्यू दिन में कर लिया। जी 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 बिल्कुल, ये सबके लिए है, वन पेपर आपकी, दिस थिंग इज फॉर एडी एफ आई एडी नैब, ठीक है, एडी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके अलावा आपकी असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं, आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जॉब आती है, सारी 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का जो भी जीके का पेपर आता है सब में यही होगा। तो आपने यहाँ पे ये सारी चीज प्रिपेयर कर ली। इसी तरह आप जाते हैं, कोई जनरल साइंस में सवाल आया हुआ है कि जी विटामिन ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारे विटामिन ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी, ठीक है तो आपके जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, वो आप उनकी देखेंगे, विटामिन के है, विटामिन, जितने भी विटामिन हैं आपके, आप उनके सोर्सेज क्या हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, किन चीजों में पाए जाते हैं, पूरा का पूरा एक दिन में पूरे विटामिन कवर कर लेंगे। इस तरह करके जब आप यू विल डू दिस फॉर 30 days, आफ्टर 30 days आपके पास 30 टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे, और 30 टॉपिक्स पे आपका जीके नहीं फेल होगा, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। 30 टॉपिक्स अगर आप कर लेंगे आपका जीके फेल नहीं होगा, ठीक है। जी एनी अदर क्वेश्चन?
और सर जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में या करंट अफेयर्स जब आप तैयारी करेंगे तो आपने फिर वो उस हिसाब से उसका सिलेबस देख के तैयारी होती है, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज अगर बात कर रहे हैं तो वो आप कोई जहांगीर टाइम्स का मैगजीन मिलता है, वो कर सकते हैं। जीएस से जो है ना खदीजा, जीएस इज सब्जेक्टिव, ठीक है, जीएस सब्जेक्टिव होता है। जीके जो है वो जनरल नॉलेज है। जीएस साइंस एंड एबिलिटीज में साइंस और मैथ होता है, ठीक है। सर थोड़ा सा इंग्लिश का भी हल्का सा एक मैप थोड़ा सा चला दें बना के। इंग्लिश का जहन यही है कि आपको सबसे पहले आपने अपनी ग्रामर ठीक करनी है। आपने ग्रामर ठीक करनी है। दूसरी चीज आपने क्या करना है, ग्रामर ठीक करने के बाद आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है। ये दो ही चीजें हैं, प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रेस ही करें तो बार बार करनी है। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देता हूँ, दो चीजें हैं। अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो फिर प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की किताब आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है, बीए की ग्रामर है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं, मम्मी डैडी हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं, फिर आप रेन एंड मार्टिन यूज कर लें, क्योंकि ग्रामर तो सेम रहनी है ना। तो अप टू यू। सर रैन एंड मार्टिन में वर्डिंग बहुत मुश्किल है। मैंने आपको इसलिए बता दिया, फिर आप आफ्ताब अहमद की इस्तेमाल कर लें, ठीक है। आफ्ताब अहमद की, अच्छा, अगर आपको रेन एंड मार्टिन की बुक मुश्किल लग रही है तो एक और किताब है, ब्रश अप योर इंग्लिश, ठीक है, आप वो यूज कर लें। जी सर ठीक है। वो भी अच्छी है। सो आई थिंक आई हैव मेड, कुछ आपको समझ आई होगी। प्रेस की राइटिंग के बारे में फिर यही है कि इस तरह तो आप निटी-ग्रिटीज में जाएंगे तो फिर हम जो है ना बैठे रहते हैं 3-4, ये तो खत्म ही नहीं होती गुफ्तगू, ठीक है। सीएसएस की बुक्स, ऑप्शनल्स की बुक्स, कंपल्सरीज की बुक्स, ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा ना। उसके लिए फिर डेडिकेटेड आपका एक सेशन एक एक सब्जेक्ट पे होता है ना। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। तो जितना भी हम्बल कैपेसिटी में आई कैन गाइड यू, आई कैन डायसेक्ट बिफोर यू, आई हैव डन। तो बाकी आपसे एक ही इल्तिजा है कि दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखें। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, और उम्मीद करता हूँ जिंदगी के किसी डगर पे आपसे आज तो वर्चुअली मुलाकात हुई है, कभी फिजिकली भी मुलाकात होगी, ठीक है। Otherwise, if you want to meet me, you can come, and if you are in Lahore, you are centered in Lahore, you can come to Planning and Development Department. आप उधर आके कहिए जी आपने आने से मिलना है, बेसमेंट में मेरा कमरा है, आप आ जाए, आप किसी भी टाइम मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी आई वॉन्ट शेयर माई कॉन्टेक्ट नंबर हेयर बिकॉज वो जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ मेरी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है, तो आई वॉन्ट पब्लिसाइज माई सेल्फ। तो आप जो है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Thank you so much, sir, for your precious time. Allah Hafiz, everyone.